स्टूडेंट्स देखिए ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी यूनिट 2 लेक्चर नंबर 1 है। यूनिट 2 में हम जो है सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड कंक्रीट। हार्ड कंक्रीट में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। देखिए किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है विदाउट फेलियर। जैसे सपोज कीजिए कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर आप फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स को आप स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, देन उसके बाद 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, देन उसके बाद 15 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसको आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ठीक है, जिस भी लोड पर सपोज कीजिए ये 20 न्यूटन पर फेल होता है, तो 20 न्यूटन से पहले जो 19 न्यूटन तक इसने लोड को सेफली कैरी कर लिया, तो इट मीन्स ये 19 न्यूटन इसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी मटेरियल की। तो जो वो मैक्सिमम लोड जो भी कोई मटेरियल सेफली कैरी कर सके, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन स्ट्रेंथ हार्ड कंक्रीट की बात करें तो द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड कंक्रीट इज इट्स एबिलिटी टू रजिस्ट इन स्ट्रेन और रप्चर इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स जो भी आपके पास स्ट्रेन और रप्चर इंड्यूस करेगा उसको रजिस्ट करना। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फोर्स आप लगा रहे हैं। अगर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं किसी भी मेंबर पर, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी आती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करती है। ठीक है, अगर कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी आएगी उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शो करेगी। यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, और अगर आप बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं बीम पर, ठीक है, तो फिर बेंडिंग स्ट्रेंथ देखेंगे अपन कि बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो देन बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया आपने तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी स्ट्रेंथ निकल के आएगी, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेंथ या फ्लेक्चर स्ट्रेंथ। ठीक है, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको। Then next as strength is defined as the ability of material to resist stress without failure. The failure of concrete is due to cracking. कंक्रीट का फेलियर क्रैकिंग की वजह से होता है। अगर टेंशन की वजह से आता है तो टेंशन फेलियर कहलाएगा, और कंप्रेशन में होगा तो उसको क्रशिंग फेलियर बोलेंगे। ठीक है, कंप्रेशन में जैसे आपने लोड अप्लाई किया, तो ये लोड अप्लाई करने पर जो है इसमें लेटरल डायरेक्शन में इस क्यूब का मूवमेंट होगा। देन लेटरल डायरेक्शन मूवमेंट होने से ये इस तरह से इसमें क्रैक प्रोपोगेट होंगे, इस तरह से क्रैक स्टार्ट होंगे, एंड देन फाइनली ये क्रैक जो है आपका इस तरह से प्रोपोगेट होता हुआ लीड करते हुए दूसरे कॉर्नर्स में जब पहुंच जाएगा तो स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में, और ये इसका फेलियर कहलाएगा। दैट इज इसको अपन जो बोलते हैं क्रशिंग बोलते हैं, कंक्रीट की क्रशिंग होना। और यहाँ पर स्ट्रेंथ की जो प्रॉपर्टी है उसको अपन मेजर करते हैं ताकि हम जो आगे इसकी कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी हो, और क्वालिटी से अपन जो है डिज़ाइन एस्पेक्ट्स जो आगे अपन को पढ़ने हैं उनको अपन कवर कर सकें। तो अच्छी कंक्रीट से अपन को जो है क्वालिटी, गुड क्वालिटी रखने से अपन को इजी होता है मेजर करना अदर एस्पेक्ट और प्रॉपर्टीज कंक्रीट की। नेक्स्ट, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए 2 टाइप के टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं। एक तो होता है क्यूब टेस्ट जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर की जाती है, एक होता है सिलेंडर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये फिगर में आपको एक क्यूब टेस्ट दिखा रखा है। इसमें क्यूब टेस्ट में जो है 4 क्यूब्स बने हुए हैं, इन क्यूबों पर कंप्रेसिव लोड लगा रखा है अपन ने। तो ये ए बी सी एंड डी चारों में जो बिहेवियर है कंक्रीट क्यूब का वो दिखा रखा है, जिसमें से ये 4th जो क्यूब है उसमें आपको शो कर रखा है कि किस तरह से क्रैक प्रोपोगेट होंगे। चलिए इसमें आगे देखते हैं अपन। देखिए इसमें ए पार्ट के लिए बता रखा है कि अगर आपका जब इतना लोड पहुंच जाए कि जो 25 से 30% तक का लोड अल्टीमेट स्ट्रेंथ का आप पहुंचा दोगे, तो ट्रांजिट जोन जो होता है, जो एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट के बीच के जो आपका कवर्स होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट जोन। एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट का जो जोन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट जोन। तो ट्रांजिट जोन में क्रैक को ऑब्जर्व किया जा सकता है, रैंडम क्रैकिंग, जब लोड आपका 25 से 30% है अल्टीमेट का। देन 50% है तो इसमें माइक्रो क्रैक डेवलप हो जाएंगे।
75% है तो ये माइक्रो क्रैक आपको विजिबल हो जाएंगे। एंड जब 100% इस तरह से लोड अप्लाई हो जाए, अल्टीमेट लोड अप्लाई हो जाए, तो फेलियर अकर हो जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा, यानी जो आपका स्पेसिमेन है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है, देखिए जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि ये क्यूब है, इस पर जब आप इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो इसका जो मूवमेंट होता है वो लेटरल डायरेक्शन में होता है। अगर हम किसी भी मेंबर को लेटरल डायरेक्शन में भी स्टेबिलिटी दें तो फिर उसमें जो लेटरल डायरेक्शन में कॉन्फाइनमेंट मिल जाएगा तो ये लेटरल डायरेक्शन में स्प्लिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनहेंस हो जाएगी, स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी इनहेंस हो जाएगी। जो क्रैक हैं जो कि आपके इस तरह से आपने लोड अप्लाई किया, कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया, तो ये इस तरह से जब इसमें पार्टिकल्स का एक्सपेंडेशन हो रहा था तो वो एक्सपेंशन रुक जाएगा क्योंकि आपने साइड में सपोर्ट्स लगा रखा है, तो एक्सपेंशन रुक जाएगा तो क्रैक इजीली जनरेट नहीं हो पाएंगे, इससे इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी एंड देन फाइनली इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि सब फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाता हूँ, एक बीम का एग्जांपल देखिए, ये एक बीम है, बीम में दोनों साइड में कॉलम्स होते हैं, इधर भी कॉलम है और इधर साइड पे भी कॉलम है। तो जब आप वर्टिकली लोड बीम पर अप्लाई करते हो तो इस लोड की वजह से बीम डिफ्लेक्ट होती है, तो इन सपोर्ट्स की वजह से, कॉलम्स की वजह से फ्रीली एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा बीम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एक्सपेंशन नहीं होने से इसको कॉन्फाइनमेंट मिलेगा, तो कॉन्फाइनमेंट मिलने से क्रैक, जो वर्टिकल क्रैक है वो रजिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये वर्टिकल क्रैक है, ठीक है, वर्टिकल क्रैक वो रजिस्ट हो जाएंगे, देन रजिस्ट होने से इसकी स्ट्रेंथ इनहेंस हो जाएगी। तो आपका जो क्यूब टेस्ट होता है ना, उसमें भी इसी तरह से होता है। ये क्यूब जो होता है जिस पर हम ये कंप्रेसिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो ये प्लेट्स लगी होती हैं, इन प्लेट्स, ये जो क्यूब टेस्ट करते हैं तो ये जो प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट और कंक्रीट के जो क्यूब है उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से इस क्यूब को जो है आपको लेटरल डायरेक्शन में स्टेबिलिटी मिलती है, इसी वजह से इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सिलेंडर टेस्ट। सिलेंडर टेस्ट में क्या होता है कि एक ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, तो इस सिलेंडर में जब यहाँ पर अपन लोड अप्लाई करते हैं, इधर पोर्शन पे अपन लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस पोर्शन पे अपन लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपको फ्रिक्शन मिल जाएगा इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, लेकिन इसके जो मिडिल पार्ट है वहाँ पर कोई भी आपको जो एक्सपेंशन के लिए कॉन्फाइनमेंट है वो नहीं मिलेगा। तो ये जो सिलेंडर है मिडिल से आपका फेल होगा, बीच में से फेल होगा। तो एज कंपेयर टू क्यूब आपकी जो एज कंपेयर टू सिलेंडर आपकी क्यूब की स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल के आती है, क्योंकि क्यूब का जो साइज होता है वो आपका 150 mm बाय 150 mm होता है, और सिलेंडर का जो साइज होता है उसमें इसका डायमीटर जो है आपका वो 150 mm होता है, और जो उसकी लेंथ होती है क्यूब की वो आपकी 300 mm होती है। तो यहाँ पर एक टर्म आती है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ। ठीक है, तो क्यूब का जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का जो एस्पेक्ट रेशियो हो गया वो हो गया लेंथ अपॉन विड्थ, तो इस मीन्स 300/200, तो इसका 300/150, तो इसका मतलब ये सिलेंडर का एस्पेक्ट रेशियो 2 आएगा, और क्यूब का जो एस्पेक्ट रेशियो आएगा, क्यूब का लेंथ और विड्थ सेम है तो 1 आएगा एस्पेक्ट रेशियो। तो जिसका एस्पेक्ट रेशियो कम है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू आपके सिलेंडर। ठीक है, और ये जनरली 1.15 टाइम्स होती है आपके क्यूब की स्ट्रेंथ, सिलेंडर की स्ट्रेंथ से 1.15 टाइम्स एक्स्ट्रा होती है ड्यू टू इस लेटरल कॉन्फाइनमेंट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है डेवलपमेंट वर्टिकल क्रैक रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इन लेटरल डायरेक्शन। लेटरल डायरेक्शन में एक्सपेंशन होता है, उसकी वजह से क्रैक होता है। अगर कन्फाइनमेंट आप लेटरल डायरेक्शन में दोगे तो कन्फाइनमेंट की वजह से उसमें लेटरल क्रैक जो है, वर्टिकल क्रैक जो है रजिस्ट हो जाएंगे, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ इनहेंस हो जाएगी। तो ये दो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए स्पेसिमेन है, क्यूब स्पेसिमेन। तो क्यूब का जो साइज मैं आपको बता चुका हूँ 150 mm बाई 150 mm होता है, जो नॉर्मली यूज होता है, जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों चीजें 150 mm होती हैं।
इसमें इसमें जो कंक्रीट है 3 लेयर में फिल किया जाता है, ईच लेयर को आपको 50 टाइम स्ट्रोक दिया जाता है, 50 mm की ईच लेयर फिल की जाती है, 3 लेयर में फिल किया जाएगा, क्योंकि 150 mm हाइट है क्योंकि, तो 50 mm आपने फिल किया, फिर 35 टाइम जो है स्ट्रोक दिया, ठीक है, फिर 50 mm फिल किया, फिर 35 टाइम स्ट्रोक दिया, फिर 50 mm फिल किया, 35 टाइम स्ट्रोक दिया, देन आपको इसको फिर क्यूरिंग करना है, वाटर में मर्ज करके रखना है 24 आवर्स, देन उसके बाद आप उसको निकाल के 28 डेज तक ये कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है। जब आपने स्ट्रेंथ गेन कर लेगा तो आप इसको सिलेंडर में टेस्ट कर सकते हो। सिलेंडर में टेस्ट करते टाइम जो भी फोर्स आएगा जिस पर ये क्यों फेल होगा वो फोर्स आप नोट डाउन कर लोगे। सपोज करो 200 किलो न्यूटन पर ये फेल होता है तो 200 किलो न्यूटन न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 10 टू मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 एंड डिवाइड बाय एरिया, एरिया क्यूब का है 150 इंटू 150 mm, तो यहाँ से इसके पास आपके पास इस क्यूब की स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। एंड इस सिलेंडर स्पेसिमेन में क्या है, ये साइज होता है 150 mm डायमीटर, 300 mm लेंथ होती है, क्यूरिंग टेम्परेचर होता है जिस पर इसको स्पेसिमेन कास्ट किया जाता है। ये क्यूब में भी दो साइजेस होते हैं, एक 100 mm का भी होता है जो पहले यूज में होता था, नाउअडेज अपन इसको यूज में नहीं करते, तो 100 mm का है तो 2 लेयर में फिल होगा और ईच लेयर को आपको 25 टाइम स्ट्रोक देना है। अब नेक्स्ट आपका आता है, ये देखिए ये स्पेसिमेन है आपका सिलेंडर का, तो मैंने आपको बताया था यहाँ कन्फाइनमेंट मिलेगा, इसको यहाँ कन्फाइनमेंट मिलेगा, लेकिन ये मिडिल पोर्शन जो है यहाँ इसको कोई कन्फाइनमेंट नहीं मिलेगा इस पोर्शन में, तो ये क्यूब इस मिडिल पोर्शन से क्रैक होगा सिलेंडर। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिजल्ट्स, तो इसमें सबसे पहले एंड कंडीशन में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो क्यूब होता है उसमें रिस्ट्रेन होता है प्लेट की वजह से, तो इसलिए क्यूब की स्ट्रेंथ 1.15 टाइम्स ग्रेटर होती है सिलेंडर की स्ट्रेंथ से। लोडिंग रेट, हायर लोडिंग जितनी जल्दी प्रोवाइड कराओगे उतनी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और स्टैंडर्ड जो मशीन होती है उसमें स्टैंडर्ड लोडिंग रेट को आप फिक्स कर सकते हो। सिलेंडर के लिए ये रेंज होती है और क्यूब के लिए ये रेंज होती है 0.2 to 0.4 मेगा पास्कल पर सेकेंड फॉर क्यूब। साइज इफेक्ट, जितना बड़ा साइज होगा उसमें वॉइड्स उतने ज़्यादा होंगे और जितने ज़्यादा वॉइड्स होंगे स्ट्रेंथ उतनी ही कम निकल के आएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का, इसको अपन सिलेंडर स्पेसिमेन पर टेस्ट करते हैं, जिसमें वाई एक्सिस पर अपन स्ट्रेस लेते हैं, एक्स एक्सिस पर अपन स्ट्रेन लेते हैं, स्ट्रेन एक्स एक्सिस पर अपन स्ट्रेन लेते हैं, वाई एक्सिस पर अपन स्ट्रेस लेते हैं, और ये कर्व जो है पहले तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, देन उसके बाद नॉन लीनियर हो जाता है, ठीक है, ये इस तरह से कर्व आता है, ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस है और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है ये अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाएगी और इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आ जाएगा और ये फेलियर स्ट्रेस आ जाएगी और देन ये फेलियर स्ट्रेन आ जाएगा, फेलियर, ठीक है। और जैसे ये सपोज कीजिए M20 ग्रेड के लिए कास्ट करोगे तो ये इसमें जो स्ट्रेन है आपको इतना मिलेगा, और जैसे हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कास्ट करोगे तो स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी लेकिन उसकी स्ट्रेन जो है वो कम हो जाएगी, तो वो जिसके चांसेस जो है जल्दी हो जाएंगे फेलियर के। जितनी ज़्यादा ग्रेड ऑफ कंक्रीट की आप कास्ट करोगे उसमें स्ट्रेंथ उतनी अच्छी मिलेगी लेकिन वो उतनी ही ज़्यादा ब्रिटल होती जाएगी। कम ग्रेड की कंक्रीट में स्ट्रेंथ कम मिलेगी लेकिन आपको स्ट्रेन भी ज़्यादा मिलेगा, तो उसके जो ब्रिटल फेलियर के चांसेस है वो कम होंगे। ब्रिटल फेलियर का मतलब क्या होता है, ब्रिटल फेलियर जो होता है वो आपका सडन फेल होता है। ब्रिटल फेलियर कभी भी आपको फेल होने से पहले वार्निंग नहीं देता, तो कंक्रीट जो है आपका एक ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, ये आपको सडन फॉल होगा। जैसे ये कंक्रीट का कोई भी ब्लॉक है, अगर आपने इस पर लोड लगाया और इस पर लोड जो है इसके रप्चर कर दिया तो ये सडन फॉल होगा, विद इन नैनो सेकेंड कंक्रीट आपका ब्रेक होके डाउन हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो स्टील है वो आपका डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है, तो स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है कि ये फेलियर से पहले आपको वार्निंग देगा। जैसे सपोज कि ये स्टील की रोड है, तो रोड को आप तोड़ना चाहेंगे तो बीच से तोड़ने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और जब ये
बीच से इसका क्रॉस सेक्शन कमजोर होता जाएगा, पतला होता जाएगा, तो आपको इजीली पता चल जाएगा हाँ अब ये ब्रेक होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आप लकड़ी की बात करें तो लकड़ी को आप फोर्स लगाते हैं तो जब तक वो फोर्स बियर कर सकती है उसके बाद एक लिए सडन उसका ब्रेक होगा। जैसे आपका कांच का गिलास होता है, वो भी एक ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है, आपने गिराया जमीन पर वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डक्टाइल मटेरियल आपका फेल होने से पहले वार्निंग देते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए कंक्रीट की में भी कुछ प्रॉपर्टी जो है कंक्रीट की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो करती है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपका कि आपने लोड लगाया, डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, देन आपने लोड रिमूव कर लिया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रीगेन हो जाना, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो कंक्रीट में भी सम अमाउंट में इलास्टिसिटी शो होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इलास्टिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर देखिए कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है कुछ इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है, ठीक है। अब इसमें तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। एक होता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस जो स्टार्टिंग जो कर्व है उस पर आप टेंजेंट खींच दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, उसका एक्स एक्सिस के साथ स्लोप ले लो, दैट इज कॉल्ड इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। अब इसमें जो स्ट्रेस है उसको आप 1/3 ले लो, 1/3 ले लो, इस 1/3 स्ट्रेस पॉइंट को काउंट कर लो और इसका जो स्लोप है दैट इज कॉल्ड सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड कहीं भी इस कर्व पर कोई भी रैंडम पॉइंट के लिए सेलेक्ट कर लो, उस रैंडम पॉइंट पर आप स्लोप ले लो, है ना, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। तो तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है कंक्रीट की, इनिशियल टेंजेंट, टेंजेंट और सीकेंट। इनिशियल क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होगा वो इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। सीकेंट होगा 1/3 स्ट्रेस पर जो भी कर्व 1/3 स्ट्रेस, जैसे सपोज करें कि 1/3 स्ट्रेस है तो उस 1/3 स्ट्रेस पर जो भी स्लोप होगा दैट इज कॉल्ड सीकेंट मॉडुलस। और कहीं भी रैंडम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस टेंजेंट पे जो स्लोप है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है स्टूडेंट्स।